नमस्कार किसान भाइयों, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है नेट हाउस में पपीते एवं अदरक की अंतर्वर्ती संरक्षित व सुनियोजित खेती। जी हाँ किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ राज्य के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने किसानों के कृषि के स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से पपीते की संरक्षित व सुनियोजित खेती को नेट हाउस में किस प्रकार से सुरक्षित ढंग से की जानी चाहिए, जिससे अधिक उपज ले सकें, इस उद्देश्य से इस व्यवस्था को किया है, जिसका मार्गदर्शन लेकर के छत्तीसगढ़ के किसान कीट व बीमारियों की रोकथाम व अत्यधिक कीटनाशकों के प्रयोग को रोकने के उद्देश्य से नेट हाउस में पपीते एवं अदरक की अंतर्वर्ती खेती करके भरपूर उपज प्राप्त कर रहे हैं। किसान भाइयों, नेट हाउस में पपीते और अदरक की संरक्षित व सुनियोजित खेती हमें क्यों करनी चाहिए, इस खेती के क्या क्या लाभ हैं और इस खेती को हमें सुनियोजित ढंग से करने के लिए किस प्रकार से खेत की तैयारी की जानी चाहिए, मादा का निर्माण हमें किस प्रकार से करना है, पौधों की दूरी कतार से कतार व पौधों से पौधे हमें किस प्रकार से और कितनी दूरी में रखनी चाहिए। आइए इन सभी बातों का विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं। छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने पपीता और अदरक की अंतर्वर्ती खेती की एक ऐसी अनुपम मिसाल पेश की है जो देश भर के किसानों के लिए अनुकरणीय है। ऐसा प्रयोग संभवतः भारत में पहली बार किया गया है। व्हाइट नेट में ली जाने वाली पपीते और अदरक की अंतर्वर्ती फसल किसानों को कई तरह से लाभ देने वाली साबित होगी। खुले आकाश के नीचे परंपरागत तरीके से उगाए जाने वाले पपीते की खेती में किसान भाइयों को बहुत सी अवांछित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। व्हाइट नेट की छाया में पपीते को उगाने का काम पपीता उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी देश जैसे ताइवान वगैरह में किया जाता रहा है, मगर भारत में ऐसा प्रयोग छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में पहली दफा किया गया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत एक उच्च गुणवत्ता केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र फसलों का, उद्यान की फसलों का स्थापित किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की उद्यान की फसलों के प्रदर्शन और प्रशिक्षण कृषकों को दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं नेट हाउस में पपीते की खेती, मतलब पपीते की संरक्षित एवं सुनियोजित खेती। इसके तहत यहाँ प्रदर्शन किया गया है कि नेट हाउस के अंदर पपीता, अदरक और गेंदे की फसल लगाई गई है। इन तीनों फसलों को लगाने का अलग अलग प्रयोजन है। पपीते की गाइनोडाइसियस वैरायटी रेड लेडी लगाई गई है, जो अच्छा उत्पादन नेट हाउस के अंदर दे सकती है। इसके साथ साथ अंतरावर्ती फसल अदरक लगाई गई है, जो छाया पसंद होती है और अदरक के साथ अच्छा उत्पादन दे सकती है। जो अदरक 2 लाइन पपीते की है, उसके बीच में अदरक की 2-3 लाइनें अगर हम लगा लें तो ये अतिरिक्त आमदनी किसान भाइयों को मिल सकती है। इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे कि गेंदे की फसल बॉर्डर में लगाई गई है। गेंदे की फसल से फूलों का उत्पादन होता है और इससे अतिरिक्त आमदनी मिलती है। लेकिन सबसे जो अच्छा काम यह फसल करती है कि जो रस चूसने वाले कीड़े, ऐसे तो संरक्षित वातावरण में नेट हाउस में रस चूसने वाले कीड़े प्रवेश नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी जब गेट खोला जाता है या श्रमिकों के द्वारा आने जाने से इसमें कुछ रस चूसने वाले कीड़े घुस आते हैं नेट हाउस में, जो हमारे पपीते की फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो कीड़े सबसे पहले गेंदे की फसल में आकर्षित होते हैं, तो हमारी फसल जो पपीते की है वो बच जाती है। पपीते की फसल को रस चूसने वाले कीड़ों से बचाना अति आवश्यक है। हम देखते हैं कि जो खुले वातावरण में, खुले प्रक्षेत्र में पपीते की फसल लगाई जाती है, वो 4 से 6 महीने में ही विषाणु जनित बीमारियों से इतनी ग्रसित हो जाती है कि उसके पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, फल भी सिकुड़े हुए मिलते हैं। मतलब किसान को पूरा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा यह प्रदर्शन और प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ रखा जाता है,
जिसमें सप्ताह में एक बार एक डिस्ट्रिक्ट के, एक ज़िले के किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। पपीता भारतीय फलों के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। छत्तीसगढ़ राज्य की धरती के अलावा देश भर में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां पपीते के लिए अनंत संभावनाएं हैं। ऐसे किसानों को जिन्होंने आधुनिक और वैज्ञानिक विधि के द्वारा पपीते का उत्पादन कर आर्थिक विपन्नता से छुटकारा पाया है, उनके लिए पपीते और अदरक की अंतर्वर्ती खेती को अपनाना समृद्धि की दिशा में एक बड़ी छलांग साबित होगी। पपीते से पहले ही अदरक लगाई जा सकती है। जैसे कि जून महीने में अदरक लगा दें। अदरक के लिए और पपीते के लिए एक तरह का मादा बनाया जाता है, 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा और 1 मीटर से 1 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा मादा बनाया जाता है। मादा मतलब आप मेड़ समझ लें, ऊंची मेड़, और इसमें टपक सिंचाई की पूरी व्यवस्था रखी जाती है। पाइपों का जाल बिछा दिया जाता है हर बेड पे। और आप देखेंगे कि जब आप अंतर्वर्ती खेती कर रहे हैं तो पपीते की आवश्यकता अलग होती है और अदरक की आवश्यकता अलग होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पपीते के लिए या अदरक के लिए ड्रिप में, टपक सिंचाई में एक वाल्व लगाना पड़ता है, ताकि जब हम पपीते को सिंचाई दें तो अदरक के वाल्व को बंद कर दें। या अदरक का उर्वरक प्रबंधन हम कर रहे हैं जो तरल माध्यम से होता है, तो अदरक का वाल्व खोल दें और पपीते का बंद कर दें। तो इस तरह से छोटे से परिवर्तन से आप अच्छा अंतर्वर्ती फसल का उत्पादन ले सकते हैं। पपीता उत्पादन की दृष्टि से भी किसानों के लिए बहुत ही सुविधाजनक फल है। पपीते का फलन मात्र 8 से 10 माह में ही शुरू हो जाता है। पपीते के फलों में प्रोटीन, खनिज पदार्थ और विटामिन ए, बी, B2 और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके हरे फलों से निकलने वाले दूध को सुखाकर पपेन बनाया जाता है, जो कि पेट और मुंह के छालों, डिप्थीरिया, एंजीमा, दाद, खाज वगैरह रोगों की औषधि निर्माण उद्योग में और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। पपीते में कार्बोहाइड्रेट, कुछ खनिज तत्व जैसे कैल्शियम, फास्फोरस और लोहे के अलावा विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में मौजूद होती है। न सिर्फ सेहत वरन उत्पादन की दृष्टि से भी पपीता लाभ देने वाला फल है। किसान भाइयों, नेट हाउस में पपीते और अदरक की अंतर्वर्ती खेती में कभी कभी रोग लगने की भी व कीट प्रकोप होने की संभावनाएं बनी रहती है, और ऐसी अवस्था में हमें इनका नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि क्षति से बचा जा सके। तो किसान भाइयों, ऐसी अवस्था में हम इसका नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे, आइए जानकारी लेते हैं। पपीते का मुख्य शत्रु लीफ कर्ल वायरस है। इस रोग से पपीते की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और उत्पादन प्रभावित होता है। एक वृक्ष बड़ी मुश्किल से एक बार ही उत्पादन दे पाता है। यदि पपीते की खेती व्हाइट नेट के नेट हाउस के भीतर किया जाए तो लीफ कर्ल वायरस मोज़ेक की संभावना बहुत कम या कहें खत्म हो जाती है। दरअसल लीफ कर्ल वायरस एक संक्रामक रोग होता है। इसका संचरण रस चूसने वाली सफ़ेद मक्खी के द्वारा होता है। ये छोटी छोटी मक्खियाँ एक पौधे से दूसरे पौधे तक इस वायरस को पहुंचाने का काम करती हैं। नेट हाउस लगाने से इन मक्खियों से स्वमेव ही निजात मिल जाती है। पपीते को होने वाला लीफ कर्ल या पत्ती कुंचन रोग ही एक ऐसा जटिल रोग है जिससे सारे विश्व के पपीता उत्पादक किसान परेशान रहते हैं, और इस रोग का इसके सिवा कोई ठोस उपचार नहीं है कि रोगी पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दिया जाए। संरक्षित वातावरण है, नेट हाउस है, लेकिन जहाँ भी हमें थोड़ा सा भी दिखाई दे कि रस चूसने वाले कीड़े आ रहे हैं तो इमिडाक्लोप्रिड आधा मिलीलीटर की मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव जरूर करें, और गेंदे की फसल पर भी करें, अदरक पे भी करें और पपीते पे भी करें। इसके साथ साथ अगर आपको दिखता है कि कोई पौधा पपीते का जिसकी पत्तियां सुकड़ गई हैं, पीली पड़ गई हैं, तो आप मान लें कि ये विषाणु जनित बीमारी है
और उस पौधे को जड़ समेत उखाड़ कर कहीं भूमि में अलग दबा दें या जला दें और उसकी जगह नया पौधा रोपित कर दें। इसके लिए नर्सरी में पहले से पॉलीथीन में तैयार पौधे रखना चाहिए। ये जो हम बता रहे हैं ये रोगिंग कहते हैं इसको। और जब आप प्रतिदिन अपने प्रक्षेत्र में या जो नेट हाउस है इसमें विचरण करेंगे, घूमेंगे, तो आपको ज़रूर दिखाई दे जाएगा कि कहाँ कहीं कीड़ा या बीमारी से प्रभावित पौधा है। इसी तरह अगर पत्तियों पर पपीते के भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हों तो फफूंदनाशक दवा कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब या दोनों का मिश्रण भी छिड़काव किया जा सकता है। यदि पपीते की खेती को लीफ कर्ल रोग से सुरक्षित रखा जा सके तो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। इसके बाद पपीते की खेती में सिर्फ लाभ ही लाभ शेष रहता है। वातावरण के बढ़ते हुए तापमान से भी नेट हाउस हमारे पपीते की खेती को सुरक्षित रखता है। तापमान पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए नेट हाउस में जल के फुहार की भी व्यवस्था बनाई जाती है। सिंचाई तो आप टपक सिंचाई के माध्यम से देते हैं, ड्रिप के माध्यम से, लेकिन कभी कभी जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, वातावरण गर्म रहता है, तो फॉगर के द्वारा आप देखेंगे कि इसमें छोटे छोटे फॉगर लगाए गए हैं। फॉगर मतलब भाप समान जो है पानी की बौछार निकलती है इसमें से, जो वातावरण को ठंडा करती है। साथ ही इससे पत्तियां धुल जाती हैं, पौधे स्वस्थ रहते हैं। तो ये फागर भी लगाना इसमें अति आवश्यक है। इसके साथ साथ एयर सर्कुलेटिंग फैन आप देख रहे होंगे कि इसमें गोल गोल एयर हवा को घुमाने वाले पंखे लगे रहते हैं। ये क्या है, ये पंखे चलाने से एक तो वातावरण ठीक रहता है, गर्म है तो गर्म हवा को वो ये बाहर करता है और इसके साथ साथ परागण को बढ़ावा देता है। आप जानते हैं कि पपीते की फसल में हवा से परागण होता है, तो जब हम सर्कुलेटिंग फैन को नेट हाउस में चलाते हैं तो उसकी हवा से एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि परागण अच्छा होगा और उत्पादन अच्छा मिलेगा। पपीते के साथ अदरक की अंतर्वर्ती खेती को एक अच्छा मेल कहा जा सकता है। अंतर्वर्ती फसल लेने का सिद्धांत ये होता है कि ली जाने वाली मुख्य फसल के बीच के खाली भाग में किसी अन्य फसल का लिया जाना और ये दोनों फसल एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाएं बल्कि सहयोग ही करें। अदरक छाए में भी अच्छी तरह से उत्पादित किए जा सकते हैं, यानी अदरक शेड लविंग प्लांट कहलाते हैं। पपीते के वृक्ष जब बड़े होकर छायादार हो जाते हैं फिर भी अदरक के उत्पादन को वो प्रभावित नहीं करता। पपीते की खेती में प्रक्षेत्र इस तरह से तैयार किया जाता है कि पौधे से पौधे की दूरी 1.5 मीटर और लाइन से लाइन की दूरी 2 मीटर रखी जाती है। इस प्रक्षेत्र में लाइन से लाइन के बीच की खाली जगह में अदरक की कतार तैयार की जाती है, यानी पपीते की 2 कतारों के बीच अदरक की एक कतार तैयार की जाती है। किसान भाइयों, नेट हाउस में पपीते एवं अदरक की अंतर्वर्ती खेती के लिए सफल उत्पादन के लिए जल प्रबंधन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। हम फल लगने तक के विभिन्न अवस्थाओं में आवश्यकता अनुसार हमें पौधे को समय समय पर सिंचाई करते रहनी चाहिए ताकि इसकी बढ़वार और उत्पादन हमें ज़्यादा मिले। किसान भाइयों, नेट हाउस में यदि आप ड्रिप इरिगेशन यानी टपक विधि से सिंचाई करते हैं तो ये सबसे सर्वोत्तम विधि है और इसके द्वारा हम जल को भी बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, नेट हाउस में पपीते और अदरक की संवर्धित खेती में किस प्रकार से हम ड्रिप इरिगेशन से जल प्रबंधन करेंगे, आइए देखते हैं। पपीते और अदरक के अंतर्वर्ती फसल में इस बात पर ध्यान देना होता है कि दोनों ही फसल के लिए उर्वरक और सिंचाई की आवश्यकता अलग अलग होती है। इसे व्यवस्थित करने के लिए सिंचाई की टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन की पाइप अदरक के लिए अलग और पपीते के लिए अलग रखी जाती है। दोनों के अपने अलग अलग वाल्व होते हैं जिसे आवश्यकता अनुसार बंद या चालू किया जा सकता है। सिंचाई के इसी माध्यम से होकर उर्वरक और पोषक तत्व भी पौधों की जड़ों तक पहुंचा दिया जाता है, पपीते के लिए अलग और अदरक के लिए अलग।
हमारे देश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सिंचाई का साधन कम है, वर्षा कम होती है, और यूँ कह लें कि हमारे छत्तीसगढ़ में वर्षा अच्छी तो होती है लेकिन कम समय के लिए होती है, और जो लंबी फसलें हैं जिनको खरीफ से लगाकर और गर्मी तक जो चलती हैं, या द्विवर्षीय फसलें होती हैं, बहुवर्षीय फसलें होती हैं, इनको सिंचाई जल की आवश्यकता की पूर्ति कैसे की जाए, उसके लिए ड्रिप इरिगेशन या टपक सिंचाई ही पद्धति एकमात्र जरिया है जिससे हम अपने फसलों को पर्याप्त मात्रा में और उचित मात्रा में और बिना पानी का नुकसान हुए पौधों को जड़ों के पास पानी पहुंचा सकते हैं। भारत सरकार और हमारी राज्य सरकार छत्तीसगढ़ भी इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक नारा भी दिया है कि एक बूंद से ज़्यादा उत्पादन, एक बूंद पानी से बहुत अधिक उत्पादन, तो वो टपक सिंचाई के द्वारा ही संभव है। तो किसान भाइयों, यहाँ आपको जल प्रबंधन अपनी फसलों का, इसमें थोड़ा तकनीकी जानकारी रखना पड़ेगा। एक तो आप देखें कि जब धूप ज़्यादा हो और वाष्पोत्सर्जन मतलब भूमि से पानी भाप बनकर ज़्यादा उड़ रहा हो तो ड्रिप को जल्दी जल्दी चलाना चाहिए। जैसे जाड़ों में अगर आप आधे घंटे प्रतिदिन चला रहे हैं तो गर्मियों में आपको कम से कम 1 घंटे सुबह शाम चलाना पड़ेगा। इसी तरह आप देखें कि जब उर्वरक प्रबंधन, जब तरल घुलनशील उर्वरक डालते हैं तब उसके साथ सिंचाई भी हो जाती है, तो अलग से फिर सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो कम सिंचाई में भी बहुत अधिक उत्पादन होता है। पौधों की जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही सिंचाई देना आवश्यक है, उससे ज़्यादा सिंचाई देने पर बल्कि फ़ायदे की जगह नुकसान होता है। तो इस तरह से अगर आप व्यवस्था रखेंगे कि तब फसल से भरपूर उत्पादन और जल का संरक्षण भी कर सकते। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने पपीता और अदरक की अंतर्वर्ती फसल वाले शेड हाउस में ही किनारे किनारे अफ्रीकन मैरीगोल्ड का पौधा लगा दिया है। गेंदे की इन पौधों की उपस्थिति भी प्रासंगिक है। गेंदे की फसल रस चूसने वाली मक्खियों को लुभाने वाली फसल होती है। किसानों के आने जाने में शेड हाउस के दरवाजे खुलते और बंद होते हैं। इसी बीच शेड हाउस में जो रस चूसने वाली और रोगों का संचरण करने वाली कीट और मक्खियां होती हैं वो प्रवेश पा जाती हैं, मगर वो इन गेंदों की फसल में ही रुक जाती हैं और पपीते की फसल तक पहुंच भी नहीं पाती, और इस तरह से पपीते की फसल को रोगों से सुरक्षित रखा जा सकता है। पपीते, अदरक और गेंदे, ये सब की अंतर्वर्ती खेती अगर आप नेट हाउस में करना चाहते हैं तो आपको शुरू से ही तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे हमने पहले भी बताया कि पौध तैयार आपको खुद करना है संरक्षित वातावरण में। इसके साथ साथ मल्चिंग पलवार जो प्लास्टिक की बिछाते हैं, यह एक विशेष प्रकार की पलवार इसमें बिछाई जाती है जो एक तरफ से स्लेटी रंग की होती है और दूसरे तरफ काला। तो स्लेटी रंग को ऊपर रखें। कभी कभी गलती से किसान भाई काला ऊपर रख देते हैं, काला नहीं रखना है, स्लेटी सतह को ऊपर रखना है। यह 2 काम करती है। एक तो नमी को संरक्षित करती है, खरपतवार को उगने नहीं देती। तीसरा, जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उनको दूर भगाती है। अब लगाने का जो समय है वो जून महीने में ज़रूर अदरक की रोपाई कर दें, और इसको रोपने से पहले जो अदरक के बीज हैं इनको उपचारित अवश्य कर लें। उपचारित करने के लिए मैनकोजेब और बावेस्टिन या कार्बेंडाजिम, इन दोनों के मिश्रण से उपचारित करना चाहिए 20 मिनट तक। इसके साथ साथ जब रोपाई का समय आए तो ट्राइकोडर्मा विरिडे मिश्रित गोबर की खाद थोड़ा थोड़ा, जैसे 1 किलोग्राम गोबर की खाद है तो 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडे, 1 किलो गोबर की खाद और उसके साथ 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडे पाउडर को मिलाकर, और इसी दर से फिर
जहाँ जहाँ पौधों को रोपाई होती है, बीज जहाँ रखते हैं अदरक के वहाँ डालें, और जब पपीते की रोपाई करें तो भी उसके गड्ढों में अनुशंसित मात्रा में खाद उर्वरक डालने के बाद ट्राइकोडर्मा विरिडे का प्रयोग जरूर करें। और जब रोपाई हो जाए तब अब देखें, चूँकि नेट हाउस में पपीता लगाया जाता है तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पौधे की बढ़वार इतनी ऊंची ना हो जाए कि नेट को छूने लगे। तो इसके लिए शुरू से ही जब 10 दिन के रोपाई के बाद 10 दिन हो जाएं तो छोटे छोटे 2 पतली टहनियाँ ले लें लकड़ी की, और उसमें रस्सी बांध लें और पौधे को 45 डिग्री अंश कोण पे उसको झुका दें। रस्सी की मदद से थोड़ा दबाएंगे और लकड़ी को ज़मीन में घुसाकर और पत्ते को जो तना होता है पपीते के पौधे का उसको झुका दें थोड़ा। ये प्रक्रिया कम से कम 2 महीने तक करते रहें, उसको झुकाते रहें। 2 महीने के बाद फिर रस्सी और वो लकड़ी का जो झुकाने का रस्सी है उसको निकाल लें। अब आप देखेंगे कि जब पपीता बड़ा होता है तो थोड़ा तिरछा होके उगता है। तिरछा होकर उगने से, मुड़ा होने से एक तो उत्पादन अच्छा मिलता है, दूसरा ऊंचाई जो है पौधे की बढ़ नहीं पाती ताकि नेट में जो है छू सके। अब किसानों को 3 मार्ग से आर्थिक लाभ होता है। एक, मुख्य फसल पपीता जो पूर्णतः स्वस्थ प्राप्त होता है। दूसरी फसल उन्हें अदरक के रूप में प्राप्त होती है जिसका कि बाजार भाव भरपूर होता है। और तीसरा, फूलों की खेती। गेंदे के फूल की मांग हर मौसम में बनी ही रहती है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर का ये प्रयोग न सिर्फ छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बल्कि देश के सभी किसानों के लिए समृद्धि कारक हैं। वे एक बार ऐसा करके भी देखें। तो देखा किसान भाइयों किस तरह से छत्तीसगढ़ के किसान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में नेट हाउस में पपीते और अदरक की अंतर्वर्तीय सुनियोजित व संरक्षित खेती करके अत्यधिक उपज प्राप्त कर रहे हैं। आज का हमारा यह कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आज के इस अंक में बस इतना ही। आने वाले अंक में हम फिर से नई जानकारियों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।